हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही स्पेशल सेशन है जो पिछले 39 एपिसोड से लगातार एक क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रीवियस ईयर स्पॉटिंग के 15 क्वेश्चन लाता है, आंसर बताता है और डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस 39 एपिसोड के सफर में लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के साथ कदम से कदम मिलाकर यह सफर तय किया होगा और इस सफर के दौरान आपने ये भली भांति समझ लिया होगा कि एरर स्पॉटिंग का जो हुआ हर तरफ है कि ये बहुत कठिन है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि एरर स्पॉटिंग बहुत कठिन है, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ग्रामर की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको एहसास हो गया होगा कि एक दो जो बेसिक चैप्टर्स हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत जो है प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, इन सब की हम ग्रामर के रेगुलर सेशन में बात करेंगे। टाइम एंड टेंस आता है, वॉइस आता है, बेसिक चीजें जो आप जानते हैं थोड़ी बहुत जो बोलचाल में, उतने की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो उसे पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक ग्रामेटिकल नॉर्म्स को समझकर आप बनाते हैं तो भविष्य में किसी भी प्रकार का सवाल अगर आपके सामने एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि अब आप कर पा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी भी उलझन उसी तरह से पहले जैसी लगती है, तो आप नीचे लिख करके विस्तार से अपनी समस्या लिखिए ताकि हम कुछ सोच पाए और कोई रास्ता निकाल पाए कि आपके लिए क्या करना चाहिए। एक और प्रकार के बच्चे हैं जिन्होंने 2-4 सेट बनाया उसके बाद छोड़ दिया और अब लगता है कि इतना सारा सेट हो गया तो क्या करें। मैं आपको कहूंगा कि यहां पर जो इस एपिसोड का जो आज का एपिसोड है, यहां से इस श्रृंखला में जो चल रहा है आप इसको करें और पीछे से बैकअप के तौर पर बनाएं। दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे लिखें जरूर। आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं इसी सफर को एक पड़ाव आगे ले जाने के लिए, मतलब सेट 40 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस सेट को सॉल्व कर लिया होगा। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, बनाइए और फिर वीडियो प्ले करके हमारे साथ आइए, जानने की कोशिश कीजिए कि 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं, आपकी सूझबूझ में कहां गड़बड़ी हुई या आपने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए। यहां से यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एरर स्पॉटिंग में आपकी पकड़ कितनी अच्छी हुई। खैर, बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 40 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि सेट 40 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। मैं आप सबको एक बात विशेष करके कह दूं, बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो भगा भगा करके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। उनको ये समझ में आता है कि एक्सप्लेनेशन तो समझ जाते हैं कि भाई इसमें गलती है और वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरा जो तरीका है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं आखिरकार किस तरीके से सोचता हूं, जब आप इसे देखेंगे तो आपके अंदर भी वो कैपेसिटी जनरेट होगी और आगे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और उसका आंसर सही मार्क कर पाएंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा। क्वेश्चन एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर उसको हम बारी बारी से आंसर बताएंगे, समझाएंगे, सॉल्व करेंगे। चूंकि इससे पहले हमने 588 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 589। देखिए क्या कह रहा है। मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वर लार्जली सील्डेड फ्रॉम द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। सील्डेड का मतलब होता है सील्ड, सुरक्षा कवच के जैसा जो है वो इसको निरूपित किया जाता है, बताया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। सील्ड का मतलब है द मोस्ट अफ्रीकन नेशन वर लार्जली सील्डेड फ्रॉम 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। किस वजह से, कौन सा है, कौन भाई धन्यवाद का पात्र है? कह रहा है बाय चाइनाज इनसैटिएबल डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। यहां पर ज्यादा बेहतर है कि बाय को हटा के लिख दें थैंक्स टू चाइनाज इनसैटिएबल डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। अब कहे सर यहां पर बाय का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं है,
की वजह से नहीं, की वजह से लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते कि चीन को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग सुरक्षित हो गए फाइनेंशियल क्राइसिस से, ये सेंस देना चाहेंगे तब हम वहां पर लिखेंगे थैंक्स टू। बाय का प्रयोग यहां पर अनुचित है। अब कहिए सर ऐसे रैंडम सोर्स की जानकारी या किसी एक वर्ड की जानकारी कैसे होगी, तो मैं इसलिए तो बार बार कहता हूं कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सेंटेंस की संरचना कैसे हुई है, कौन कौन से शब्द किस तरीके से रखे गए, उसका सेंस क्या आया है, ये आपके मन में पढ़ने के दौरान जो है वो बैठता चला जाएगा और फिर आप आसानी से समझ पाएंगे कि यहां पर जो ये लिखा हुआ है ये गड़बड़ तो जरूर है, भले ये पता ना चले कि एग्जैक्टली क्या होगा। और ये जो हिस्सा है वो मेंशन है सी में, इसलिए जो 89th का है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, यहां पर हम बाय को हटा देंगे और उसकी जगह पर यूज करेंगे थैंक्स टू चाइनाज इनसेटिएबल डिमांड, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल देखा जाए, और इसमें जो है स्केप्टिक्स, ये जो स्केप्टिक वर्ड है इसका मतलब होता है संकालु व्यक्ति, संशयशील व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जिसके मन में काफी चीजों को लेकर के शक हो, संशय हो, डाउट्स हो, उसको कहते हैं स्केप्टिक। अब यहां पर उसमें एस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये प्लूरल है, स्केप्टिक्स संशयशील व्यक्तियों, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है वरीज, जो कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वरी। स्केप्टिक्स वरी दैट द डिवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी। तो यहां पर जो स्केप्टिक्स है उसके लिए चूंकि ये प्लूरल है तो वरी होना चाहिए, और ये हिस्सा ए है तो 90 का हो जाएगा ए। यहां ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। चलिए, और स्केप्टिक का मतलब होता है संशयशील व्यक्ति। अगला सवाल देखा जाए 91 नंबर 91 कह रहा है कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीन एनकरेज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर्ड इंटरेस्ट रेट्स। अब देखिए, कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीन एनकरेज्ड, अब आर के बाद जो है बिन लिखना उचित नहीं है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग इनकरेज्ड, लेकिन वहां पर जो है मीनिंग जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद जो है बीइंग लगाते हैं, ये पैसिव फॉर्म है, किसी के द्वारा जो है उनको प्रेरित किया जाता है, तो कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एनकरेज्ड, तब जाकर के ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम एप्रोप्रिएट भी तो देखेंगे, परफेक्ट मीनिंग किस में आता है। तो यहां पर जो है आर से को हटा करके बेहतर है कि अगर हम हैव कर देते हैं तो ये परफेक्शन की किया गया है, कंज्यूमर्स आर नहीं हैव कॉन्स्टेंटली बिन, और तब हैव बिन एनकरेज्ड बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर्ड इंटरेस्ट रेट्स, और ये यहां पर तब ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप उसको बिन को बीइंग कर ले, बट मीनिंग उस तरीके से जो है बेहतर एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो पहला होगा ए नंबर 91 का ए। क्या करेंगे, चूंकि बिन लगा हुआ है और आपको पता है कि बिन का प्रयोग चूंकि वो थर्ड फॉर्म है, हैज हैव के बाद ही हो सकता है। यहां पर दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि आप बिन को बीइंग करेंगे, आर बीइंग एनकरेज्ड, तो भी वो सही हो जाएगा स्ट्रक्चर वाइज, बट मीनिंग वाइज अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें गड़बड़ी होगी, इसीलिए हैव करना बेहतर है। चलिए 92 नंबर सवाल देखा जाए 92। क्या कह रहा है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज आर डोमिनेटिंग द न्यूज। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, आर लिखा है, ठीक है, उसके बाद V4 लिखा है, डोमिनेटिंग वो भी ठीक है, द न्यूज वो भी ठीक है, चैनल्स की बात कर रहे हैं, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, और यहां पर ये बिल्कुल सही है, इसलिए ए वाला हिस्सा, बी वाला हिस्सा, सी वाला हिस्सा और डी वाला हिस्सा, तीन के तीनों हिस्से बिल्कुल, चार के चारों हिस्से सही हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा 92 का वो होगा नो एरर, और जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। क्योंकि देखिए इसमें बहुत साधारण सा सेंटेंस है, इमर्जिंग इकोनॉमीज, ऑब्वियसली आर होगा, आर लगाया, डोमिनेटिंग द न्यूज, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, और तब जाकर के ये आराम से पता चल जाता है कि इसमें कोई भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो है वो चूक नहीं हुई है। चलिए अगला सवाल देखा जाए नंबर 93। क्या कह रहा है कि हाउ सीरियस इज द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
अब देखिए कि जब इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो इसका मतलब है कि हम जब लिखते हैं जैसे लिखें कि यू आर मैड, इसको जब हम उलटते हैं तो इधर लिखते हैं आर यू मैड, है ना। क्वेश्चन जब बनाते हैं तो इसका मतलब है कि इसका सिंगुलर या प्लूरल होना निर्भर करता है कि सब्जेक्ट कैसा है। ये बहुत बेसिक जानकारी है, आप सबको होगी ही पता। तो कह रहा है हाउ सीरियस इज द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और ये प्लूरल है, प्रॉब्लम्स तो वहां पर होना चाहिए आर, और इसीलिए 93 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ध्यान रखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वैसे सेंटेंस जहां पर इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है उसमें सब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ होता है, तो उसका ध्यान देते हुए हम चुनाव करेंगे। चलिए 93 का हो गया ए। अरे ठीक से आ जाओ, अगला देखते हैं 94। चलिए ये 594 कह रहा है Uber the taxi service provider is growing like a weed, spending millions of rupees to establish its roots in the country। पहला है Uber the taxi service provider, ये उसका परिचय है, is एक ही है Uber, growing V4 like a weed, वो वीड एक प्रकार का, आप ऐसे चरस भी कहते हैं उसको, बट वो जंगली पौधा कह सकते हैं। स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीज टू एस्टैब्लिश इट्स रूट्स इन द कंट्री, कोई भी हिस्सा गड़बड़ नहीं है, आप खुद से भी पढ़ के देखिए। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है, और इसलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ई। मैं यहां पर जब मैं नो एरर वाले कोई भी क्वेश्चन करता हूं जिसका आंसर नो एरर होता है, मैं आप सबसे कहता हूं कि लिख करके जरूर बताइए कि आपने क्या किया था, क्या नहीं समझ में आया, और अगर गलत समझे तो क्या समझे। अगर आप लिखेंगे तो मैं उसका निदान आपको समझा पाऊंगा। चलिए 95 नंबर देखते हैं, अगला सवाल 95 क्या कह रहा है देखिए। द सर्वे आस्क्ड रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज टू आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ पीपल, नहीं द काइंड ऑफ पीपल, प्रकार की बात कर रहे हैं, सारे स्पेसिफाइड जो है उसके प्रकार होंगे, काइंड्स नहीं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पीपल दे वुड वांट एज नेबर्स। द सर्वे आस्क्ड रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पीपल। यहां काइंड्स लिखना ठीक नहीं है, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपके सी वाले पोर्शन में, और इसलिए जो 95 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। काइंड्स को हटा करके कर देंगे द काइंड। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पीपल दे वुड वांट एज नेबर्स, इसलिए 95 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 596 क्या कह रहा है। द पेस एंड स्केल ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हैव नो। अब यहां पर देखिए कि हम सबसे पहले जो यहां लिखा हुआ है द पेस एंड स्केल, हमें इस तरह से जब देखते हैं हम तो इसे प्लूरल समझ बैठते हैं। हमेशा से ये हमारी आदत है कि प्लूरल हम इसको समझते हैं, क्योंकि यहां पर ये एंड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आज एक नई जानकारी है, एक ग्रामेटिकल नॉर्म्स विशेष करके यहां पर चर्चा किया गया है, तो हम उसको विस्तार से आपके सामने रख देते हैं और फिर इसका आंसर हम आपको समझाएंगे। देखिए, अगर एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हुआ हो, उसके बाद नाउन लगा हुआ हो, उसके बाद एंड लगा हुआ हो, उसके बाद नाउन लगा हुआ हो, ऐसे केस में ये सिंगुलर होता है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये सिंगुलर होता है। क्यों? आपको पता है कि हर एक जो नाउन होता है उसके लिए अलग अलग एडजेक्टिव या अलग अलग क्वालिफायर का हम प्रयोग करते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है अ बॉय एंड गर्ल? आपने कभी ऐसा सुना है? जब भी आपने सुना होगा अ बॉय एंड अ गर्ल, अलग अलग हम उसको क्वालिफाई, कभी गुड बॉय एंड गर्ल सुना है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ऐसे हम सुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब जैसे जितने अलग अलग होते हैं तो अलग अलग हम लगाते हैं। लेकिन यहां बात क्या है कि अगर कोई एक इंसान एक से ज्यादा गुण रखता है, जैसे टीचर भी है और गिटारिस्ट भी है, तो कहेंगे अ टीचर एंड गिटारिस्ट, लेकिन है तो वो एक ही इंसान। तो हम समझते कैसे हैं? तो हम शुरुआत में जो लगा हुआ एडजेक्टिव या आर्टिकल होता है उसके माध्यम से समझते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है नाउन एंड नाउन और शुरुआत में एडजेक्टिव और आर्टिकल एक ही जगह लगा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन सिंगुलर होता है। और यही एडजेक्टिव या आर्टिकल
प्लस नाउन प्लस एंड प्लस फिर यहां पर एडजेक्टिव या आर्टिकल इसके साथ लगा हुआ है और तब जाकर के यहां पर नाउन लगा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल हेल्पर का प्रयोग होगा। ये एकदम से नई जानकारी है, मुझे नहीं लगता है जब 39 एपिसोड के सफर में हमने शायद इस जो है कंसेप्ट ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा की है। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द पेस एंड स्केल। बात एक ही है, एक ही जो है वो सब्जेक्ट को हम सिंगुलर वहां पर है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसको सिंगुलर माना गया है। तब यहां पर जो हैव लिखा हुआ है, हैव नो, ये लिखना गलत है, इसके साथ होगा हैज। और वैसी परिस्थिति में जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि जैसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन देयर। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए वो सिंगुलर है और इसीलिए वहां पर हैव का लिखना अनुचित है, उसे हम हैज में चेंज करेंगे। यहां कंसेप्ट की बात क्या आई कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, पहले वाले के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हुआ है, वो कॉम्बिनेशन सिंगुलर होता है। दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल मौजूद है, वो कॉम्बिनेशन प्लूरल होता है। चलिए 96 का हो गया सी। अगला सवाल देखा जाए, 97 नंबर 97th, क्या कह रहा है कि द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड by the country's slowdown are likely to be those who export raw materials, यहां पर whose लिखना गलत है, क्या हो जाएगा those who export raw materials। अब exports क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पीछे those है, those को हम extend किए हैं relative pronoun से, those who export, और इसीलिए जो इसका D वाला हिस्सा है वो गलत है, वहां पर हम whose को हटा करके हु करेंगे तब ये सही हो जाएगा। और 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 98, 598 कह रहा है इन द करंट ईयर स्मॉल लेंडर्स हु ग्लोबल बैंक्स हैव लॉन्ग स्नीयर्ड एट आर परफॉर्मिंग मोर बेटर देन। और दो कंपैरेटिव, आपको पता ही है कि हम मोर का प्रयोग कहां करते हैं। मैं इस पर जैसे ही नरेशन के एपिसोड खत्म होंगे, नरेशन का जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से मैं बता दूंगा, उसके बाद हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे, वो लेकर के उपस्थित होंगे। लेकिन एक आम जानकारी है, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे मैंने एक दिन इसकी चर्चा की है कि जब किसी भी एक सिलेबल वाले पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसको कंपैरेटिव में चेंज करना होता है, उसके साथ हम ER लगाते हैं। एक से ज्यादा सिलेबल का होता है तो हम मोर लगाते हैं। दैट मींस कि ER और मोर एक साथ किसी भी एक एडजेक्टिव के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। तो यहां जो लिखा हुआ है कि इन द करंट ईयर स्मॉल लेंडर्स हु ग्लोबल बैंक्स हैव लॉन्ग स्नेड एट आर परफॉर्मिंग मोर बेटर, नहीं बेटर, क्योंकि गुड बेटर होता है, वहां पर मोर का लिखना अनुचित है। और इसीलिए जो 98 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें बेटर खुद एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उसके लिए मोर का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है, इसीलिए 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए 599 कह रहा है द सेंट्रल बैंक हैज कट इट्स पॉलिसी रेपो रेट by 50 basis points but only a few banks, और जब भी लिखा banks तो होना चाहिए have। क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और यहां पर ये नॉर्मल सा सवाल है, A B C मार्क किया हुआ है, तो 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। वैसे भी आज से 1 या 2 एपिसोड पहले जो एरर स्पॉटिंग की थी उसमें मैंने बताया था कि फ्यू और फ्यू, द फ्यू के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है अ फ्यू बैंक्स, और जैसे ही बैंक्स लिखा हुआ तो हैव होना चाहिए, हैज का प्रयोग गलत है, इसलिए 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। चलिए आज 1 शतक और पार, 600वां क्वेश्चन देखते हैं 600। कह रहा है अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग, होता है अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, अपार्ट ऑफ नहीं, याद कर लीजिएगा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अतिरिक्त या के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरीके से प्रयोग करते हैं, अतिरिक्त या के अतिरिक्त के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, तो यहीं पर गलती मिल गई मुझे। अपार्ट फ्रॉम नॉट स्पीकिंग अप एनफ,
तो ये बिल्कुल वहां पर जब हम ऑफ को हटा के फ्रॉम करेंगे तब ये सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 600 में क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ए, अपार्ट ऑफ नहीं, अपार्ट फ्रॉम। चलिए अब देखा जाए 601, ठीक है, 601 क्या कह रहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक। अब एक ही एक्सेप्शन किसकी है, म्यूजिक के एक्सेप्शन की बात करें। ये गौर कीजिएगा कि विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक एक है, नो अदर इंडस्ट्री हैज एम्ब्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन। नो अदर इंडस्ट्री हैज एम्ब्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन। अब यहां पर नो अदर लिखना सही है। नो अदर कब लिखते हैं, जब इधर एक हो, है ना, कि अगर हम कहते हैं कि राम के जैसा कोई नहीं है ना, नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम, हम तब इस तरीके से तब लिखते हैं जब यहां पर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन में दिया हुआ है म्यूजिक, कि विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक नो इंडस्ट्री हैज एम्ब्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन एज कीनली एज द बैंकिंग इंडस्ट्री। मतलब है कि म्यूजिक और बैंकिंग इस दोनों को जो है यहां पर रखा गया है, तो नो अदर लिखना गलत है, क्योंकि दो सिंगल 1-to-1 कंपैरिजन या 1-to-1 के साथ जो है राम इज एज गुड एज श्याम के जैसा सेंस है कि म्यूजिक और बैंकिंग इंडस्ट्री को यहां पर लिखा गया है, तो नो अदर लिखना बिल्कुल गलत है, वहां से अदर हटा देंगे, ये यहां नहीं होगा। क्यों, देखिए नॉर्मल केस में लिखते हैं हम कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम, इसका मतलब क्या है कि राम के अलावा जितने लड़के, लेकिन यहां पर तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। सेंटेंस में दो ही बात की गई है, एक तो म्यूजिक विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, और कह रहा है कि नो इंडस्ट्री हैज एम्ब्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन एज कीनली एज बैंकिंग, कीनली एज बैंकिंग इंडस्ट्री, तो इसीलिए यहां पर जो है अदर नहीं होगा, और जो 601 होगा इसका आंसर हो जाएगा बी, हम यहां अदर हटा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब एक से ज्यादा उधर होगा तब ना हम कहेंगे कि भाई इसके अतिरिक्त अन्य सभी, नो अदर कोई नहीं। जब दोनों तरफ एक ही है म्यूजिक और बैंकिंग, तो इसलिए नो नहीं, नो अदर लिखना बिल्कुल नहीं, नो लिखिए, तब जाकर के जो है सीधा सीधा वो ठीक हो जाएगा कि विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक नो इंडस्ट्री हैज एम्ब्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन एज कीनली एज बैंकिंग इंडस्ट्री। चलिए अगला सवाल देखा जाए 602, है ना, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द बैंक्स स्ट्रिंजेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर न्यू executives ensures that they understand from other leaders what it takes to, अब यहां पर देखिए द बैंक्स स्ट्रिंजेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर, अब देखिए चूंकि यहां पर जो है इंश्योर्स लिखा हुआ है तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहां पर तो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन पीछे जो है एनपीएन लगा हुआ है कि द बैंक्स स्ट्रिंजेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर, तो प्रोसेस मेरा सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए ठीक है, इंश्योर्स दैट दे अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर लीडर्स व्हाट इट टेक्स टू सक्सेस, और सक्सेस जो है ये वर्ब नहीं है, इसका जो वर्ब वाला फॉर्मेट है वो है सक्सीड, और ये इसका मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, सफल होना। तो यहां पर क्या है, सक्सेस नाउन, सक्सीड वर्ब, तो टेक्स्ट टू सक्सीड, 2 + V1 का प्रयोग करते हैं हम, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 2 का वो हो जाएगा डी। हमने यहां पर क्या किया, दो बातें सबसे पहले आपको क्लियर की, इसमें एनपीएन है, इंश्योर्स देख करके चौकीगा नहीं कि न्यू एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहा है तो इंश्योर होना चाहिए, नहीं, बीच में फॉर लगा हुआ है, प्रपोजिशन है, एनपीएन है, पहला जो प्रोसेस है दिस वन इज द सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से इंश्योर्स, ठीक है। फिर कह रहा है दैट दे अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर लीडर्स व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, 2 + V1। चलिए इस सेशन का आखिरी सवाल 603, 603 क्या कह रहा है, CEOs have a lot to worry about but what are their greatest concerns। कहता है कि CEOs have a lot to worry about, मतलब है CEOs को बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे पहलू होते हैं जिसके लिए वो चिंता करे, but what are their greatest concerns,
ये एक सवाल है कि उनका जो ग्रेटेस्ट कंसर्न्स क्या होता है। तो इसमें जो चारों हिस्से हैं कोई भी गड़बड़ी यहां पर नहीं है, और इसलिए जो ये आखिरी सवाल है इसका आंसर है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस सेट में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। इस सेट में जो सबसे अहम जानकारी आई वो आई अपार्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, अपार्ट के साथ ऑफ का प्रयोग कभी नहीं होता है। और उसके पहले जो एक जानकारी आई वो ये आई कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं, पहले वाले के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हुआ है, इस तरह का कॉम्बिनेशन सिंगुलर होता है। दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों के पहले एडजेक्टिव और आर्टिकल लगा हुआ है, इस तरह का कॉम्बिनेशन प्लूरल होता है। और ये सवाल है 96। स्केप्टिक का मतलब होता है संशयशील व्यक्ति। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहां पर बताए गए ग्रामेटिकल नॉर्म्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये याद रखने में अब आप सफल होंगे कि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, पहले के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हुआ हो, दूसरे के पहले नहीं हो, वो सिंगुलर होता है। दो एंड से जुड़े हुए और दोनों के पहले लगा हुआ हो तो वो प्लूरल होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, पढ़िए, पढ़ाइए, खुश रहिए। समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन इसके अगले सेशन, अगले सेट यानी कि सेट 41 के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।